गुड मॉर्निंग सोनल। गुड मॉर्निंग रिंकू। गुड मॉर्निंग मोहित। वॉइस नहीं आ रही है। अभी मैंने वॉइस ऑन किया, अभी तक ऑफ किया था। अभी कंफर्म करो, अभी क्लियर है क्या? अभी क्लियर है क्या? एक बार कंफर्म करो। गुड मॉर्निंग स्वाति। सभी लोग फटाक से कंफर्म कर दो, ऑडियो वीडियो का क्लियर है तो। गुड मॉर्निंग रोशनी। ऑल क्लियर। सोनली बोल रही है ऑल क्लियर। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते अपन अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। तो हमारा जो आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, हमारा जो थीम है कि हमको रिवीजन करना है कम से कम टाइम में, जल्दी जल्दी। ओके, जिसके जैसे हमारा रिवीजन कंप्लीट होगा तो हम लोग यूट्यूब पे सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी। लेकिन उसके पहले मैं आपका यहाँ पे ऐप पे सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कराऊंगा। इवन मैं मशीन और पावर सिस्टम को भी रिवीजन कराने वाला हूँ। सारे सब्जेक्ट का रिवीजन होगा और आपका यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होगा। ठीक है, तो चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं, टाइम को ज्यादा डिले नहीं करते हैं। ओके, तो देखो अपन अगर हम बात करें सोर्सेज के बारे में, तो हमारे पास सोर्स कितने टाइप के होते हैं समझना सभी लोग। सोर्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? सोर्स को हम दो कैटेगरी डिवाइड करते हैं। ऐसे सोर्स जो कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, है ना, जैसे कि वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया। वो अपनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे नहीं बोलते कि अगर इतना ऐसा हुआ तो मैं एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, ऐसा कभी कोई कंडीशन नहीं होती है। वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी कंडीशन, उनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स। और जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एनर्जी कैसे प्रोवाइड करते हैं? किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट सोर्स। इसका बेस्ट एग्जांपल आप मान लो कि जैसे मान लीजिए आपको एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है? मम्मी पापा। आपके जो मम्मी पापा आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो आपके इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, क्योंकि वो आपसे कुछ उम्मीद नहीं कर रहे हैं और आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हो गया इंडिपेंडेंट सोर्स। लेकिन आपके किसी दोस्त का अगर बर्थडे है, ठीक है, और वो आपको पार्टी करा रहा है, तो वो भी आपके लिए सोर्स ही हुआ। लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्स, तो इंडिपेंडेंट सोर्स के दो एग्जांपल हैं, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स मतलब पिताजी, करंट सोर्स मतलब मम्मी जी। अब वोल्टेज सोर्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, मतलब पिताजी को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। मैंने बोला कि एक ऐसे पिताजी जो आइडियल होते हैं, मतलब कि जितना भी एनर्जी वो पूरा सन को दे देते हैं, वो होते हैं आइडियल वोल्टेज, उनका खुद का खर्च जीरो होता है। ऐसे वोल्टेज सोर्स जिनका खुद का रेजिस्टेंस खर्च जीरो है, वो होते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। और प्रैक्टिकल कैसे होते हैं? वो वोल्टेज सोर्स जिनका थोड़ा बहुत खर्च होता है, उनको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली करंट सोर्स की बात करें हम, तो करंट सोर्स मतलब मम्मी जी की बात करें तो करंट सोर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। एक बात ध्यान देना, वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस सीरीज में डिफाइन होता है, करंट सोर्स का रेजिस्टेंस पैरेलल में डिफाइन होता है। जब पैरेलल में डिफाइन होगा तो हम ये चाहते हैं करंट सोर्स की पूरी करंट लोड हो जाए, मतलब उसका खुद का खर्च जीरो हो। तो खुद का खर्च जीरो होने के लिए उसका खुद का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इन्फिनाइट, क्योंकि वो रेजिस्टेंस कहां पे है? पैरेलल में। तो याद रखना, करंट सोर्स का जो आइडियल रेजिस्टेंस होता है वो इंफिनिटी होता है, लेकिन अगर हम बात करें प्रैक्टिकल करंट सोर्स का जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका मैक्सिमम होता है। तो ये हो गया आपका सोर्सेस के बारे में, वो भी किस टाइप के सोर्स के बारे में? इंडिपेंडेंट सोर्स के बारे में। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स के बारे में। हम डिपेंडेंट सोर्स कैसे बता सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको पार्टी करा रहा है, तो मान लो जो आपका फ्रेंड है ये तो मेल होगा तो फीमेल होगा? अगर मेल है मतलब किसकी तरह काम करेगा? वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा, राइट। अगर आपका कोई फ्रेंड फीमेल है तो किस तरह काम करेगी? करंट सोर्स की तरह काम करेगी। अब डिपेंड क्या करता है यहाँ पे? मान लो आपका कोई मेल फ्रेंड है, ठीक है, और वो अपने पिताजी से पैसे लेके आपको पार्टी करा, तो क्या हो जाएगा? वो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, क्योंकि वो पिताजी से पैसे लेके पिताजी की तरह काम कर रहा है। अगर मान लो मम्मी से पैसे ले रहा है तो क्या बोलोगे? करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, मतलब है तो वोल्टेज सोर्स ही, लेकिन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो मम्मी के ऊपर, तो करंट के ऊपर, तो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। लेकिन अगर मान लो कोई फीमेल है और वो पिताजी के ऊपर पैसे लेके खर्च कर रहे, तो क्या बोलोगे? वोल्टेज डिपेंडेंट, मतलब पिताजी के ऊपर डिपेंडेंट है और किसी तरह काम कर रही है? करंट सोर्स की तरह एक्ट कर रही है। सिमिलरली अगर आप मम्मी से पैसे लेके मम्मी की तरह का एक्ट कर रहे हो तो क्या बोलोगे आप उसको? करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो हमारे पास जो डिपेंडेंट सोर्स होंगे वो चार टाइप के होंगे। क्लियर है सब कुछ चीज? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अपन आगे चीज डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने बताया आपको डिपेंडेंट सोर्स के बारे में।
मैंने बताया आपका इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इंडिपेंडेंटली टू द सिस्टम, किसी को डिपेंडेंट नहीं होते हैं। वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस सीरीज में डिफाइन होता है। करंट सोर्स कहां पे होता है, पैरेलल में होता है। वोल्टेज सोर्स का आप ऐसा मान सकते हो, आइडियल वोल्टेज सोर्स का आप ऐसा मान सकते हो, जैसे मान लो आपका एक मोबाइल फोन है, आप उसको 100% चार्ज करके स्विच ऑफ करके रख दो और 10 दिन बाद ओपन करके देखो, अगर वो 10 दिन बाद भी 100% चार्ज है, मतलब उसके अंदर जो बैटरी लगी है वो आपका क्या है, आइडियल वोल्टेज सोर्स, मतलब उसमें कोई भी ड्रॉपिंग नहीं हो रही है, ड्रूपिंग नहीं, पूरा सेम है, कांस्टेंट है। उसको हम बोलते हैं क्या, कि वो हमारा क्या होगा, आइडियल वोल्टेज हो। लेकिन क्योंकि उसका जीरो होता है, उसका खुद का खर्च जीरो होता है, आइडियल का खर्च क्या होता है, जीरो। लेकिन हमारे पास जो एक्चुअली मोबाइल में जो बैटरी होती है उसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ मिनिमम रेजिस्टेंस होगा। तो उसमें होता है कि अगर आप मोबाइल फोन को चार्ज करके 100% चार्ज करके स्विच ऑफ कर दो और 10 दिन बाद ओपन करो, तो हो सकता है उसमें सिर्फ 5 या 10% बैटरी बचे, ऑलमोस्ट पूरी बैटरी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। कैसे, क्योंकि उसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो टाइम के साथ ये आपका क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। देखो पहले 100% चार्ज था और टाइम के साथ भले कुछ लोड यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, धीरे धीरे आपका ये डाउन होता जा रहा है। इसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। आइडियल में ऐसी कांस्टेंट लाइन आएगी और प्रैक्टिकल में आपका ये ड्रॉप होगा। ठीक है, करंट सोर्स का रेजिस्टेंस पहले में डिफरेंस पहले में हो गया। अब देखो हम वोल्टेज सोर्स से क्या चाहते हैं, तो जो करंट सोर्स है, क्या चाहते हैं, ये सोर्स है, ये यही चाहती है कि लोड को ज्यादा से ज्यादा करंट मिले। इसके पास करंट आई है, देखना इसके पास करंट आई है, तो हमें चाहते हैं इसके पास जितनी भी करंट है पूरी लोड के पास जाए। तो भाई हमें चाहते हैं ना कि यहाँ पे करंट जीरो जाए, यहाँ पे कितनी करंट जाए, 0 एम्पियर। और 0 एम्पियर जाने के लिए यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस। इन्फिनाइट रेजिस्टेंस मतलब क्या, ओपन सर्किट। यहाँ पे एक ओपन सर्किट होना चाहिए, तभी जाके मेरी जितनी भी करंट है पूरी की पूरी करंट लोड पे जाएगी। ओके, तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पे आइडियल करंट सोर्स। और आइडियल करंट सोर्स की सेम कहानी हो गई कि आपका जो 100% अगर चार्ज है वो तो 100% ही रहेगा, उसमें कुछ भी ड्रूपिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, तो होता क्या है इसमें, कि अगर आई एम्पियर की करंट यहाँ से आ रही है, तो अब अगर हम बोले यहाँ पे प्रैक्टिकल करंट सोर्स, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नॉमिनल करंट जाएगी। जब नॉमिनल करंट जाएगी तो जो आई करंट यहाँ से थी पूरी करंट लोड पे जा पा रही है क्या, नहीं जा पा रही है। कुछ ना कुछ करंट कहाँ पे चली गई, यहाँ पे चली गई। तो इसका मतलब ये है कि जो एक करंट सोर्स है अपनी पूरी की पूरी एनर्जी लोड को नहीं दे पा रहा है, कुछ एनर्जी खुद भी कंज्यूम कर ले रहा है। इसको हम बोलते हैं करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस। और हमें चाहते हैं इसमें बहुत कम करंट जाए, हमें चाहते हैं ना ये वाले ब्रांच में बहुत कम करंट जाए, उसके लिए जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कुछ मैंने आपके सामने कंक्लूजन लिखे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपके पास कुछ कंक्लूजन लिखे हैं, वो कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। सर आप दिख नहीं रहे, मैंने अपने आप को ऑफ किया हुआ है यार, मेरे पास यहाँ पे ग्रीन सेटअप नहीं है, तो अगर मैं कैमरा ऑन करूंगा तो आधी स्क्रीन छिप जाएगी। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के अपने स्क्रीन को बंद किया हुआ है। जब मैं घर पहुंच जाऊंगा फिर मैं अपना ये कैमरा भी ऑन कर लूंगा। ठीक है, अभी ना अभी आपको कुछ दिन ऐसे ही मुझे इनविजिबल देख के ही आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं घर पहुंच जाऊंगा अपने स्टूडियो में, देन वहां पे मैं कैमरा अपना ऑन कर पाऊंगा। चलो आ जाओ, मैंने क्या बोला कि जो आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स इज डिफाइंड इन सीरीज, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स इज डिफाइंड इन पैरेलल, अभी बताया मैंने। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स शुड बी लो एज पॉसिबल, जितना कम हो सकता है उतना कम होना चाहिए, टू डिलीवर मैक्सिमम एनर्जी टू द लोड। अगर मैक्सिमम एनर्जी लोड को डिलीवर करना है तो उसका जो रेजिस्टेंस है कम से कम होना चाहिए। आइडियल वोल्टेज सोर्स कैसे कितना होता है, 0 ओम। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का होता है मिनिमम। सिमिलरली द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हाई होना चाहिए। आइडियली कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, लेकिन प्रैक्टिकली कितना होता है, मैक्सिमम होता है। ओके, ना अगर हम बात करें वोल्टेज सोर्स को हमको सप्रेस करना हो, हटाना हो, कभी हमको जरूरत पड़ेगी, अगर इसको सप्रेस करना पड़ जाए, डीएक्टिवेट करना पड़ जाए, तो हम उसको उसके ही इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। तो वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, तो हम इसको 0 रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। और 0 रेजिस्टेंस कितना होता है, शॉर्ट सर्किट का होता है, किसका होता है, शॉर्ट सर्किट। तो हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं।
सिमिलरली करंट सोर्स को अगर हम बात करें तो करंट सोर्स को भी हम सप्रेस कर सकते हैं। किससे सप्रेस करेंगे हम, क्योंकि करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है, तो हम इसको R इक्वल टू इन्फिनिटी से ही सप्रेस करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे। तो R इक्वल टू इन्फिनिटी किसका होता है, ओपन सर्किट का होता है, तो हम इसको ओपन सर्किट से सप्रेस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्सेस की। अभी कहां पर हो आप सब, मैं भी मुंबई में हूं यार मोहित, मैं भी मुंबई में हूं। चलो आ जाओ फटाक से सभी, आप लोग जितने भी लोग हैं ना, अगर आप लोग को इसका नोटिफिकेशन चाहिए हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। मैं आपको एक पर्सनल ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, उसमें आपको मैं अपडेट दूंगा ना, क्योंकि अभी बहुत सारे ग्रुप हो गए हैं तो सभी ग्रुप में इन्फॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैंने एक ही ग्रुप बनाया है रिवीजन सीरीज के लिए। ठीक है, तो मैं जो भी अपडेट होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी टेस्ट सीरीज होगी, मैं उसी पे पोस्ट करूंगा। ठीक है, तो जिनको भी ऐड हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स की। चार टाइप के डिपेंडेंट सोर्स होते हैं ना, अब आप कैसे जज करोगे कौन सा डिपेंडेंट सोर्स क्या है। चार टाइप के होते हैं, देखो यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, तो आपको करना कैसा, तो पहले चेक करना है प्लस माइनस करंट की डायरेक्शन। अगर वो प्लस माइनस है, समझना प्रॉपरली, अगर प्लस माइनस है इसका मतलब वो है कि वो वोल्टेज सोर्स है। यहाँ पे प्लस माइनस मतलब ये वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे डायरेक्शन मतलब ये करंट सोर्स है, और ये भी आपका डायरेक्शन मतलब करंट सोर्स है। क्लियर है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वो है क्या एक्चुअली में, वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है। अब चेक करना है कि किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपको इसकी वैल्यू पे आना है। यहाँ पे वोल्टेज का टर्म आ रहा है, करंट का टर्म यहाँ पे आया वी वी वोल्टेज, तो क्या बोलो उसका, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे क्या आई आई मतलब क्या, करंट, तो क्या बोलोगे करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे क्या वोल्टेज मतलब क्या बोलोगे, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। यहाँ पे आई एक्स मतलब करंट है, तो क्या बोलोगे करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ओके, चलो, तो ये आपका ऐसा कुछ यहाँ पे हो गया। अच्छा, एक बात आप हमेशा ध्यान में देना, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि वोल्टेज सोर्स को सप्रेस करना है तो शॉर्ट सर्किट से करेंगे, करंट सोर्स को कभी सप्रेस करना हुआ तो हम उसको ओपन सर्किट से सप्रेस करेंगे। लेकिन हमको एक बात का ध्यान देना है, हमको एक बात का ध्यान देना है कि कभी भी हमको डिपेंडेंट सोर्स को सप्रेस नहीं करना है ना। बाकी सोर्सेस को हम सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी डिपेंडेंट सोर्स को सप्रेस नहीं करेंगे। ऐसा कभी गलती मत कर देना कि आप वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दो, ऐसा गलती आपको कभी भी नहीं करना है। आपके सिर्फ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेज को सप्रेस किया जा सकता है शॉर्ट सर्किट में और ओपन सर्किट में, डिपेंडेंट सोर्स को सप्रेस नहीं किया जा सकता इन टर्म्स ऑफ ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। ओके, चलिए एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। आपके पास बोला कि 20 वॉट का बल्ब है, 20 वॉट का बल्ब मतलब पावर आपको दिया हुआ है, इसको हमने ऑपरेट किया कितने मिनट के लिए, 190 मिनट्स के लिए। वॉट विल बी एनर्जी इन किलोवाट आवर। तो आपको पता है कि एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम, तो पावर आपको दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है, तो आप यहां से क्या निकाल लोगे, एनर्जी। एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर कितना है 20, और आपका एनर्जी टाइम कितना है 190, तो आपका कितना जाएगा 20 × 190, लेकिन यूनिट क्या है वॉट मिनट, लेकिन आपको क्वेश्चन में कितने चाहिए है किलो वाट पर आवर। तो देखो, जैसे आप यहाँ पे किलो लगाया आपने, जैसे आपने यहाँ पे किलो लगाया, जैसे आपने किलो लगाया, यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऊपर आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया है, तो डिनोमिनेटर में 1000 डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऊपर आपने क्या किया, यहाँ पे देखो मिनट था, मिनट को आवर में कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 60 डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपने इसको डिवाइड कर दिया, क्या हो जाएगा 20 × 190 डिवाइड बाय 60 × 1000। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 0.066 किलोवाट आवर हो जाएगा। तो आपने इतना एनर्जी कंज्यूम किया। अगर आप 20 वॉट के बल्ब को 190 मिनट तक ऑपरेट करते हो तो आपका कितना यूनिट कंज्यूम हुआ, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, तो क्या बोलोगे 0.063 किलोवाट आवर आपकी एनर्जी कंज्यूम हुई। एक क्वेश्चन और बनता है कि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है ना, ये वाला क्वेश्चन जो बोल रहा हूं मैं,
ये क्वेश्चन एग्जाम में एक दो बार नहीं बहुत बार बन चुका है। क्वेश्चन ये है कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है। तो याद रखना जूल और वाट सेकंड ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, जूल और वाट सेकंड बराबर होता है। और आपको यहां पे दिया कितना है, किलोवाट आवर। तो अगर मैं किलो को ओपन करूं तो क्या बन जाएगा, 1000, 1000 हो गया। वॉट को मैं सेम टू सेम रख रहा हूं तो वॉट यहां पे आ गया। अब यहां पे आवर, आवर को अगर आपको सेकंड में कन्वर्ट करना तो कितना हो जाएगा, 60 × 60। तो ये आ गया 60 × 60, कितना होगा 3600 इंटू इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000। अगर आप इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 5 जीरो है तो 36 × 10⁵ जूल आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो कोई पूछे अगर आपसे कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं या कितने वॉट सेकंड होते, क्या बोलोगे, 36 × 10⁵ जूल्स होते हैं या 36 × 10⁵ वॉट सेकंड होते हैं। क्लियर है यहां तक, कंफर्म करो फटाक से। बताओ यहां तक सबको क्लियर है। चलो क्लियर है, क्या बात है फिर। क्लियर तो बस ये तो चाहिए, क्लियर होना चाहिए चीजें। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज समझते हैं, ये ओपन सर्किट क्या होता है और ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है। देखो यहाँ पे ओपन, ओपन मतलब क्या था, खुला, खुला सर्किट मतलब परिपथ, खुला परिपथ, जहां भी चीजें खुली हो, यहाँ पे देखिए आपको खुला है, इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। अब ओपन सर्किट में अगर मान लो यहाँ पे कोई करंट जाएगी क्या, नहीं जाएगी, क्योंकि कोई करंट अगर यहाँ से आती भी है तो यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। कितना रेजिस्टेंस है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ओपन सर्किट का कितना होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने के कारण आपकी करंट कितनी होगी, जा ही नहीं पाएगी। अगर मान लो यहाँ से कोई आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ये जो खुला चीज देख के यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा वो। तो कहने का मतलब ये कि ओपन सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है, क्या बोला मैं, रेजिस्टेंस, वो इन्फिनिटी होता है। और जब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा तो करंट कितना होगा, करंट आपका हो जाएगा जीरो, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका इन्फिनिटी है। तो करंट कितना कुछ जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। तो और वोल्टेज कितना होगा, याद रखना ओपन सर्किट में वोल्टेज एग्जिस्ट करता है ना, करंट एग्जिस्ट नहीं करती ओपन सर्किट में, लेकिन वोल्टेज एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे वोल्टेज एग्जिस्ट कर सकता है यहाँ पे प्लस माइनस पोलैरिटी में, 5 वोल्ट 10 वोल्ट। ऐसा मत बोलना कि ओपन सर्किट में इनफाइनाइट वोल्टेज होता है, ऐसा नहीं बोलेंगे हम। ओपन सर्किट में मैक्सिमम वोल्टेज होता है। क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट में मैक्सिमम वोल्टेज होता है। ये नहीं बोलेंगे कि ओपन सर्किट में इनफाइनाइट वोल्टेज होता है, ऐसा मत बोलना, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें किसकी, ओपन सर्किट के बारे में एक कहानी बताता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ मैं, कि मान लो इसकी सीरीज में, ये आपका सीरीज है, अगर आपके सीरीज में यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आ गया, अगर आपके सीरीज में यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आ गया, तो एक बात ध्यान देना कि भाई ये तो डीएक्टिवेट हो जाएगा ना। क्यों डीएक्टिवेट हो जाएगा, डीएक्टिवेट इसलिए होगा क्योंकि जब यहाँ से कोई करंट यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रही है तो इस रेजिस्टेंस का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो याद रखना ओपन सर्किट के सीरीज में कोई भी पैसिव एलिमेंट होगा वो हमेशा डीएक्टिवेट होता ही आया है और होता ही रहेगा। आपको कभी इसको लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको इलिमिनेट कर सकते हो। तो क्या रखना, ओपन सर्किट के सीरीज में कोई भी पैसिव एलिमेंट, याद रखना है पैसिव एलिमेंट, कभी भी किसी एक्टिव एलिमेंट को डीएक्टिवेट मत कर देना। मतलब अगर यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स होता है उसको डीएक्टिवेट मत करना। अगर रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटेंस है, तभी आप इसको क्या करोगे, डीएक्टिवेट करोगे। बात करें हम शॉर्ट सर्किट की, तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि हमारी मैक्सिमम करंट इसमें से फ्लो सकती है। इनफाइनाइट करंट मत बोलना यार, है ना, मैक्सिमम करंट बोलना। हमारी यहां से मैक्सिमम करंट फ्लो सकती है क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना वो जीरो होता है, ठीक है। तो अपना मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, तो और इसका वोल्टेज कितना होगा, जीरो होगा। याद रखना आपके शॉर्ट सर्किट का जो वोल्टेज होता है वो जीरो होता है ना। आपका जो शॉर्ट सर्किट होता है ना, वो उसका जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है कि मान लो एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे और उसके पहले में कोई शॉर्ट सर्किट आ गया, तो मानना यहाँ पे मान लो कुछ करंट आ रही है, यहाँ कुछ करंट आ रही है, तो होगा क्या, ये करंट आपका क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट का जो रेजिस्टेंस है ना, पूरा नेशनल हाईवे है, ये एक नेशनल हाईवे जो शॉर्ट सर्किट वो नेशनल हाईवे है, और यहाँ पे गड्ढे है रास्ते में, तो आपका जो करंट आएगा ना वो बहुत इंटेलिजेंट है। वो क्या करेगा, वो पूरी नेशनल से निकल जाएगा और कुछ भी करंट इधर नहीं जाएगा, इधर कुछ भी करंट आपके पास नहीं जाने वाला, जिसकी वजह से अगेन आपका जो रेजिस्टेंस होगा ये डीएक्टिवेट हो जाएगा।
तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि ओपन सर्किट के सीरीज में जो रेजिस्टेंस है वो डीएक्टिवेट होता है और शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो डीएक्टिवेट होता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे किसकी, किरचॉफ लॉ की। किरचॉफ का नियम क्या बोलता है? किरचॉफ ने मतलब दो नियम निकाले, और दो नियम किसके निकाले? जो पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स मतलब कौन से? वोल्टेज और करंट। मतलब इन्होंने करंट का नियम निकाला केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, और किरचॉफ वोल्टेज, मतलब जो एक्टिव एलिमेंट थे उनके दो नियम निकाले, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है कि किसी भी नोड पे चाहे वो सिंपल नोड हो चाहे प्रिंसिपल नोड हो, कुछ लोग ऐसे बोलते नहीं सर सिंपल नोड पे नहीं होता, ऐसा नहीं है। सिंपल नोड पे भी एप्लीकेबल है, प्रिंसिपल नोड पे भी एप्लीकेबल है। किसी भी नोड पे हमारे किसी भी नोड पे अल्जेब्रिक समेशन ऑफ करंट हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। अल्जेब्रिक समेशन मतलब क्या? किसी भी नोड पे करंट या तो आ रही होगी या तो जा रही होगी। तो अगर हम आने को लेते हैं नेगेटिव और जाने को लेते हैं पॉजिटिव, तो हमारा क्या होगा? अल्जेब्रिक समेशन जो होगा करंट का वो हमेशा क्या होगा? जीरो होगा किसी भी नोड पे। For any node, algebraic summation of current will be always zero. It is based on conservation of charge. ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? इसको मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि मान लो यहां पे नोड है, यहां से कुछ करंट मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आए, यहां से कुछ चार्ज आया, यहां से कुछ चार्ज आया। मान लो यहाँ पे समझना प्रॉपरली, मैं आपको दिखाता हूँ, करके दिखाते हूँ, समझना आप लोग। जैसे मान लीजिए कि आपके पास चार्ज कहां कहां से आ रहा है इस नोड पे। एक I1 से आया, ठीक है, और चार्ज कहां से आ रहा है? आपका I4 से आया। दो जगह से आया, ठीक है, चार्ज दो जगह से आया। तो मैं ये बोलता हूँ कि यहां से जितना भी चार्ज आया वो चार्ज गया कहां होगा? ऐसा नहीं यहाँ पे रुक गया होगा नोड पे, ऐसा नहीं, रुका नहीं होगा। वही चार्ज कहां पे चला हो गया? I2 पे गया होगा। वही उसी का कुछ चार्ज कहां गया हो? I3 पे गया होगा। उसी कुछ चार्ज कहां पे गया होगा? I5 पे गया होगा। मतलब जितना चार्ज आया है उतना ही चार्ज जाने वाला है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब जितनी चीजें आई हैं उतनी ही चीजें जाएंगी। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, एक चीज हम लोग को ध्यान देना है कि जैसे हम केसीएल लिखेंगे ना, तो हम कुछ नोटेशन चाहिए होते हैं कि हम किस करंट को नेगेटिव लें, किस करंट को हम पॉजिटिव लें, क्योंकि हमारे नोड पे करंट या तो इनकमिंग होगी या तो आउटगोइंग होगी। इन दोनों के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बनेगा। किसी भी नोड पे करंट या तो इनकमिंग होगी या फिर वो आउटगोइंग होगी। इस दोनों के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बनेगा। तो जैसे मान लीजिए इनकमिंग करंट है, तो इनकमिंग करंट को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। और आउटगोइंग करंट को हम क्या लेते हैं? यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये अपना एक अलग से नोटेशन हो गया कि हमको उसको क्या लेना है। मेरा जो नोटेशन है क्या है कि इनकमिंग करंट को मैं नेगेटिव लूंगा और आउटगोइंग करंट को आप पॉजिटिव लोगे। आपका मन हो तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है कि आप इसका उल्टा नहीं ले सकते, आप इसका उल्टा भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। इसको हम बोलते हैं कन्वेंशन। ये आपके ऊपर भी है, मेरे ऊपर भी है, ठीक है। दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। जैसे देखिएगा यहां पे अगर मुझे केसीएल लगाना हो, देखना यहाँ पे I1 इनकमिंग है कि आउटगोइंग है? इनकमिंग। इनकमिंग को मैं लेता हूं नेगेटिव, तो -I1, ठीक है। I2 देखो लीविंग रही है, नोड से बाहर जा रही है, बाहर भाग रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? I2 प्लस I2, क्योंकि लीविंग करंट है। लीविंग को हम क्या लेते हैं? प्लस। I3 भी लीविंग है तो प्लस I3। I4 इनकमिंग है तो -I4। I5 लीविंग है तो प्लस I5। तो अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? I2 प्लस I3 प्लस I5 इक्वल्स टू I2 प्लस I4, I1 प्लस I4। इससे हम बोल सकते हैं कि जो हमारी इनकमिंग करंट है I1 और I4 इनकमिंग करंट है, और I2 I3 I5 है क्या? आपकी आउटगोइंग करंट। तो क्या बोलते हैं? इनकमिंग करंट विल बी इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। ये आपका केसीएल नहीं है, ये समझना आपको सब देखो ना, बता दूं मैं आपको, ये केसीएल नहीं, दिस इज द रिजल्ट ऑफ केसीएल, है ना। कुछ लोग बोलते हैं सर यही तो आपका केसीएल होता है, तो ऐसा नहीं बोलते बेटा, है ना। क्या बोलते हैं कि जो इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होती है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ केसीएल, नॉट अ केसीएल। किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है कि अल्जेब्रिक समेशन ऑफ करंट जीरो होगा, ये उनका एक्चुअल लॉ था। उससे हमने रिजल्ट निकाला है कि भाई हमारा इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर आ रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में हमको अगर केसीएल लगाना हो तो कैसे करेंगे? देखना, ये देखो यहां से कितनी करंट आ रही है? -I2, लेकिन इनकमिंग करंट है, इनकमिंग को लेता है माइनस, तो माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा? +I2, ठीक है। फिर देखना यहाँ पे I3 एम्पियर लीव करे तो +3, 3 एम्पियर इनकमिंग भी है तो -3,
ये आपका -4 इनकमिंग, इनकमिंग को ले तो मैं नेगेटिव, तो माइनस माइनस हो जाएगा +4 और प्लस i इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व को तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, +6 इधर है तो -6, तो आपका i इक्वल टू जाएगा कितना, -6 एम्पियर। अगेन इस क्वेश्चन को देख लो, इसमें अगर आपको केसीएल लगाना हो तो कैसे लगाओगे, बहुत सिंपल है। अगर आप चाहो तो इसमें भी केसीएल लगा सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखना कैसे करोगे। आपके पास यहाँ पे ये नोड है, आपके पास यहाँ पे ये नोड है, ठीक है ना। अब आप इस नोड पे देखो कि कैसे लगाना। देखो ये -2 एम्पियर करंट इनकमिंग है, इनकमिंग को मैं कह देता हूँ नेगेटिव, -i2 ऑलरेडी था, तो माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा, +i2। यहाँ पे -3 करंट लीव कर रही है, लीविंग करंट कह लेता हूं प्लस, तो प्लस ऑफ -3 तो -3 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे -1 लीव करे तो -1 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 4 एम्पियर इनकमिंग है, इनकमिंग कहता है निगेटिव तो -4, 5 एम्पियर अगेन इनकमिंग है तो -5, और i एम्पियर लीव को तो +i इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, i इक्वल टू 11 एम्पियर। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना अपन को, ठीक है ना। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो अगर हम यहाँ पे ऐसे एक ओपैम्प दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे टर्मिनल्स दिए हुए हैं, पूछा गया कि कहाँ पे कितना करंट दिया है, आपको कोई करंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे घबराओगे सर ये ओपैम्प में क्या है, कैसे क्या करेंगे, हमने ओपैम्प नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ घबराना नहीं है आपको। आपको ये मानना है ये जो ओपैम्प है ये एक नोड की तरह काम करे, है ना। तो इसको एक नोड मान के केसीएल की इक्वेशन लगा दो और आई की वैल्यू निकाल लो। कैसे, केसीएल लगा के दिखा भी देता हूँ। देखो 2 एम्पियर, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 एम्पियर इनकमिंग है तो -5, 6 एम्पियर लीविंग है तो +6, आई एम्पियर लीव करे तो +i, -1 लीव करे तो -1, 2 एम्पियर लीव करे तो +2, 1 एम्पियर इनकमिंग है तो -1, 3 एम्पियर इनकमिंग है तो -3, 2 एम्पियर लीविंग है तो +2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लोगे तो आई की कितनी आ जाएगी, 0 एम्पियर, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को चीजें यहां तक क्लियर हो रही होंगी, एक बार कंफर्मेशन दे दो। अच्छा एक चीज मुझे और बताना, आप लोग को ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत फास्ट चल रहा है ये, ऐसा कुछ भी फील तो नहीं आ रहा ना आप लोगों की तरफ बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो आप। रिवीजन है, लेकिन तभी मैं इतना चाह रहा हूं कि अगर कोई पहली बार भी देख रहा हो तो कुछ चीजें बेसिक क्लियर होती रहे। चलो ठीक है, थम्सअप तो आपने बता दिया, थोड़ा मैसेज भी लिख भी दिया करो यार, थम्सअप तो आपने अच्छा कर दिया। चलो आप लोग को यूजफुल लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये, कुछ और इसमें चेंजेस करने हैं, यूजफुल सीरीज लग रही है आप लोग को ये। चलो चलो आप लोग को बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इससे, मेन जो चीज है वो बेनिफिट है, क्योंकि इसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो एटलीस्ट आपके पास एक प्रॉपर रिवीजन तो होना चाहिए, रिवीजन के अकॉर्डिंग सही है। चलो अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है यार, रिवीजन ही तो हम लोग कर रहे हैं, रिवीजन ही तो अपना मेन एम है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया हुआ, इस पे बताओ, अगेन आपको घबराना नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप पूरा इसको क्या मान लोगे, एक नोड मान लोगे, जो पूरी चीजें यहाँ पे है ना ये, इनको पूरा एक नोड मान के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ऐसा मत करना कि इसके अंदर कितनी करंट हो, कितना क्या हो, कुछ मत घबराना, सीधा इसको एक नोड मानो, क्वेश्चन लगाओ, आंसर पे पढ़ो। जैसे कैसे, आई एम्पियर लीव करे तो +i, ठीक है, 5 एम्पियर लीव करे तो +5, 3 एम्पियर इनकमिंग है तो माइनस ऑफ -3 कितना हो जाएगा, +3, 2 एम्पियर लीविंग है तो -2, -1 लीविंग है तो -1, 4 एम्पियर इनकमिंग है तो -4 इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करो तो आई इक्वल टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे कितना आपके पास, -1 एम्पियर। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट लॉ पे आते हैं हम लोग, जो कि हमारा कौन सा है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, जो कि किसी वोल्टेज के लिए बनाया, किसके लिए बनाया गया, ये वोल्टेज के लिए। तो इनने क्या बोला कि आपके पास कोई भी लूप हो, फॉर एनी लूप, मैं फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है फॉर एनी लूप। कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर यहाँ पे मेस होना चाहिए, ऐसा नहीं है यार, लूप के अंदर मेस ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आप यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे लूप नहीं होगा,
सिर्फ मैस होगा, ये गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आप ऐसा मत बोलना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लूप सही वर्ड है, यहाँ पे लूप सही वर्ड है, मेस बोल दोगे गलत हो जाएगा, मेस नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे, लूप होगा। फॉर एनी लूप, लूप मतलब कोई भी क्लोज पाथ, ऐसा नहीं कि इनर मोस्ट क्लोज पाथ की बात की जा रही है, कोई भी क्लोज पाथ। तो किसी भी क्लोज्ड पाथ में अल्जेब्रिक समेशन ऑफ वोल्टेजेस हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। अब इसका क्या मीनिंग है समझना। जैसे मान लो अगर आप यहां से जाओगे तो कितने वोल्टेज देखने को मिल रहे हैं, V1 V2 V3 V4 V5, ये 5 वोल्टेजेस आपको देखने को मिले, जिनका कुछ ना कुछ अलग अलग पोलैरिटी यहाँ पे है। ठीक, अब एक बात समझना, वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज अ फोर्स विच ड्राइव चार्जेस, या फिर हम बोलते हैं इट इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हम वोल्टेज को क्या बोलते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई चार्ज होगा, उस चार्ज को ये सब वोल्टेज चला रहे हैं, कुछ वर्क डन करा रहे हैं। तो हम क्या करने का मतलब है कि ऐसे मान लो, प्रॉपर्ली समझना, केसीएल का कॉन्सेप्ट कहाँ, केवीएल का कॉन्सेप्ट कहाँ से है उसको समझना। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक यहाँ पे चार्ज है, प्रॉपर्ली समझना आप सभी लोग, आपके पास यहाँ पे कोई एक चार्ज है, ठीक है, और आप किस चार्ज, कौन सी पोजीशन पे, मान लो इसको मैं बोलता हूँ कि ये आपका पोजीशन ए पे है, प्रॉपर्ली ध्यान समझना। एक चार्ज है आपके पास जो कि किस पोजीशन पे है, वो एक लोकेशन उसको दी हुई है, यहाँ पे कौन सी लोकेशन है, वो ए लोकेशन है। तो ए लोकेशन पे एक आपके पास यहाँ पे चार्ज है। अब मान लो इसको कुछ वोल्टेज ने, यहाँ पे किसी ने इसको यहाँ से यहाँ पे लेके गए, फिर यहाँ से यहाँ लेके गए, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, मतलब इतना घुमाने के बाद, मतलब पहले मान लो कोई मुंबई में है, मुंबई से दिल्ली गया, दिल्ली से गुजरात गया, गुजरात से केरल गया, केरल से फिर कहीं श्रीनगर गया, श्रीनगर से कहीं और गया, फिर वापस कहाँ पे आ गया, दिल्ली पे आ गया। तो जहां से उसने स्टार्ट किया था वहीं पे आके रुक गया, तो उसमें उसने कितना वर्क किया, वर्क डन जीरो होगा। याद रखना ये चीज, जो कॉन्सेप्ट है किरचॉफ का, ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर आप में डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो मतलब आपने कुछ काम किया ही नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हो, है ना, कुछ भी तैयारी कर रहे हो और आपके मार्क्स में कुछ चेंजेस नहीं है, मतलब वो वर्क डन वहां पे क्या है, जीरो है। तो बस ये चीज बोल जा रही है, किरचॉफ ने जो बोला कि अगर आप किसी पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हो और घूम फिर के पूरा घूम फिर के अगर आप उसी पॉइंट पे आके रुक जाते हो, तो आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन एनी क्लोज लूप विल बी जीरो। ये उनका मेन पॉइंट था। तो किसी भी क्लोज लूप में अल्जेब्रिक समेशन ऑफ वोल्टेज हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। और ये किसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर ये बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी के कंजर्वेशन के ऊपर ये बेस्ड है कि भाई आपकी एनर्जी कहीं पे भी वेस्ट नहीं जाएगी। ठीक है, आपकी एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी, जो भी आपके अंदर एनर्जी थी वही एनर्जी आपके पास यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगी। अगर मुझे यहाँ पे लगाना पड़े केवीएल, तो कैसे लगाऊंगा, देखना आप यहाँ से एक काम करना, जब हम केवीएल लगाएं तो बहुत ध्यान समझना आप लोग, केवीएल कैसे लगाता हूं मैं यहाँ पे। मैं यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। तो जब मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा यहाँ पे, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या मिला, V5, और V5 का कौन सा टर्मिनल यहाँ पे, प्लस टर्मिनल। तो क्या हो जाएगा, ये जो सबसे पहले टर्मिनल आया मुझे उसी को कंसिडर करना है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं इसको प्लस V5, प्लस V5 लिख दिया मैंने यहाँ पे इसको। फिर आगे बात तो क्या मुझे मिला, V1 भी इसका माइनस साइन, तो क्या बोलूंगा माइनस V1। फिर आगे बढ़ा तो मुझे क्या मिला, माइनस V2। फिर आगे बढ़ा तो मुझे मिला V3, तो प्लस V3, क्योंकि प्लस पहले आ गया। फिर मैं आगे बढ़ा तो मुझे क्या मिला, V4, तो प्लस V4 इक्वल टू जीरो। इसको बोलता हूं मैं आपका क्या, ये हमारा क्या है, कन्वेंशन हो गया कि हमको कैसे केवल लिखना है किसी भी लूप में। किसी भी लूप में हम केवल कैसे लिखेंगे, केवल लिखने के लिए हमको जो सबसे पहले वोल्टेज आया उसकी जो पोलैरिटी होगी हम उसको पहले यहाँ पे लिखने वाले हैं। विच एवर वोल्टेज टर्मिनल कम्स अर्लियर वी विल टेक दैट साइन। ये चीज आपको क्लियर भी हो गया होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे हम कर लेते हैं केवीएल से रिगार्डिंग, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसा देखना सभी लोग, क्वेश्चन यहाँ पे कैसा है सभी लोग देखिएगा प्रॉपरली तरीके से देखना। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपके पास यहाँ पे इस सर्किट में ये 10 वोल्ट की बैटरी है,
2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 एम्पियर करंट यहां से आ रही है, तो आपको यहाँ पे Vx कितना होगा ये बताना था। तो सबसे पहले आप ये देखो कि 2 एम्पियर करंट यहां से आ रही है, यहां तक आई, यहां तक आई, यहां तक आई, यहां तक आई, यहां तक आ जाएगी, 2 एम्पियर करंट यहां तक आ चुकी है। अब यहाँ पे क्या है, ओपन सर्किट, तो ये 2 एम्पियर का कितना पार्ट इधर जाएगा, 0 एम्पियर। क्यों 0 एम्पियर जाएगा भाई, अरे इसलिए जाएगा क्योंकि ओपन सर्किट है ना, ओपन सर्किट के सीरीज में कोई भी पैसिव एलिमेंट होगा वो डीएक्टिवेट हो जाता है, या फिर ओपन सर्किट में करंट 0 एम्पियर होती है। तो यहाँ से 2 एम्पियर जो करंट थी यहाँ तक 2 एम्पियर आई, लेकिन यहाँ कितनी जाएगी, 0 एम्पियर। अरे भैया 2 एम्पियर यहाँ से आ रही थी, 0 एम्पियर यहाँ पे गई, इधर कितनी जाएगी, पूरी की पूरी 2 एम्पियर करंट इधर पे जाएगी। और जब पूरी 2 एम्पियर करंट यहाँ पे जाएगी तो आपके पास यहाँ कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, देखो करंट यहाँ से 2 एम्पियर आ रही है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो जब 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 टू द 4। और मैंने बताया था पैसिव एलिमेंट के जिस भी टर्मिनल पे करंट इंटर करती है वो टर्मिनल बन जाता है पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, ये बन जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। बड़ी डंडी क्या कहलाती है इसकी, बैटरी की प्लस टर्मिनल, और छोटी डंडी कहलाती है माइनस टर्मिनल, तो यहाँ हो जाए माइनस टर्मिनल। अब आपको निकालते हैं यहाँ पे Vx, तो आप क्या करो, इस लूप में केवल लगा दो। अब आप क्या करो, इस लूप में केवल लगा दो, यहाँ पे जो ये वाला लूप है ना, ये वाला, इस लूप में आप केवल लगाओ तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब केवल लगाओगे तो क्या होगा देखना, यहां से जाओगे -10, देखना -10, क्योंकि पहले एक छोटी डंडी आई तो -10, फिर यहाँ पे -4 तो -4, यहाँ पे कितना वोल्टेज आपको 0 तो +0, प्लस Vx इक्वल टू 0, यहाँ से Vx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 वोल्ट। क्लियर सब कोई चीज, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ जरा, किसी को यहाँ तक डाउट है क्या। चलो, ये रावेन सर का नंबर है, मैंने पहले कभी मेंशन किया होगा, दिया रहा होगा, तो मैं इसको रख देता हूँ, नहीं बोलेंगे अक्सर अपने नंबर बताओ क्लास में बांट रहे हो यार। लो भाई, इसको मैंने हाइड कर दिया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। थोड़ा फास्ट करिए, अरे बाप रे, मैं तो ये चाह ही रहा था मुझे कोई बोले फास्ट करने के लिए, लेकिन ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं बोल रहा हूँ ना कि आपका 10 घंटे में पूरा हो जाएगा तो हो जाएगा, 10-12 घंटे पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करा दूंगा मैं आपका। आगे बढ़ते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है ना, इसमें आपको पूछा है V1 V2 V3 की वैल्यू बताओ। तो अगेन क्या करोगे, आप देखो अगर इस लूप में केवल लगाना चाहते हो, इस लूप में केवल लगा लोगे, इससे क्या मिल जाएगा आपको, V1 की वैल्यू। कैसे केवल लगाओ देखना, यहाँ पे देखना -10 +5 +20 प्लस V1 इक्वल टू 0, ये मैंने केवल लगा दिया, तो यहां से मुझे V1 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर वाले लूप में केवल लगा रहा हूं यहाँ पे, तो कितना आंसर आगे देखना, यहाँ पे +50, क्या आएगा +50 -V2 -20, समझना प्रॉपरली है ना, +50 -V2 -20 इक्वल टू 0, तो V2 वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 30 वोल्ट। सिमिलरली आप क्या करोगे, यहाँ पे केवल लगा दोगे थर्ड वाले लूप पे, तो क्या हो जाएगा -V1 +V2 +V3, तो V1 V2 को आप निकाल चुके, तो -V3 को कितना हो जाएगा, V1 -V2, आप इनकी वैल्यू पुट कर दो V1 V2 की, तो कितना आ जाएगा -45 वोल्ट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास बनते हैं जो कि नॉर्मली केवीएल लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ जो आपको थोड़ा समझना चाहिए, है ना, अगर आपको क्या चाहिए V3, तो आप V3 ऐसे भी निकाल सकते थे, कैसे, आप इस लूप में केवल लगा के V3 निकाल सकते थे, देखना, आप इस लूप को पकड़ लो, आप इस लूप को पकड़ लो, इससे भी आपकी V3 की वैल्यू आ जाएगी, जरूरी नहीं कि आप थर्ड वाले लूप में केवल लगाओ, आप इसमें भी केवल लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कैसे, -10 +5 +50 +V3 इक्वल टू 0। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, -10 +5 +50 +V3 इक्वल टू 0, तो V3 वैल्यू आ जाएगी आपकी कितना, -45 वोल्ट। अगेन ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ, इस क्वेश्चन बताओ कैसे आंसर करेंगे। इसमें आपको निकालना है V1 और V2, V1 V2 कहाँ पे है आपके पास, ये आपके पास V1 यहाँ पे है और V2 यहाँ पे है, इसको वैल्यू आपको निकालना है। तो देखना, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी, 18 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ दो रेजिस्टेंस है R1 और R1 ओम के, और यहाँ पे आपके पास V2 वोल्टेज लिखा हुआ है। तो पहली बात तो देखना, यहाँ पे 12 वोल्ट है, यहाँ पे 18 वोल्ट है, ये दोनों मिलके बन जाएंगे 30 वोल्ट। अब देखो 30 वोल्ट जब बनेंगे ना, जब 30 वोल्ट बनेंगे तो आप ये समझना कि आप तो यहाँ पे केबल लगाओ डायरेक्टली, यहाँ पे मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन तब भी आपको केबल से बता रहा हूँ कैसे करोगे।
यहां से आप मूव करो तो क्या हो जाएगा, +12 +18 प्लस V2 इक्वल टू 0। तो V2 वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे -30। इतना तो क्लियर हो गया। आप चाहे तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, 12 और 18 हो जाएगा 30, और यहाँ पे क्या प्लस टर्मिनल यहाँ पे तो अपोजिट हो गया ना, प्लस इधर है V2 का, इधर प्लस ये है, तो V2 वैल्यू जाएगी कितना यहाँ पे -30 वोल्ट। आप ऐसा भी इसको डायरेक्टली कर सकते थे। अब आपको निकालना है V1 की वैल्यू। देखो यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी R1 रेजिस्टेंस है, दोनों सीरीज में है। सीरीज में होने की वजह से दोनों में करंट भी सेम होगी, और दोनों में करंट सेम हो तो वोल्टेज ड्रॉप भी सेम होगा। तो अगर मान लो यहाँ पे V1 वोल्टेज ड्रॉप है, तो यहाँ पे V1 वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब लगा दो KVL कैसे, -10 प्लस V1 प्लस V1 -18 -12 इक्वल टू 0। कैसे लगाया केवल देखना, -10 प्लस V1 प्लस V1 -18 -12 इक्वल टू 0। ये मैंने केवल लगा दिया। इसको सॉल्व किया कितना होगा, 2V1 इक्वल टू 40, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 20 वोल्ट। तो ऐसे हम यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फोन करने की जरूरत नहीं है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है तो अच्छी बात है। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन यहाँ पे और दिया, इसको भी देख लो यार, जो कि केसीएल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा वैसे मेंस वगैरह का आप एग्जाम दोगे ना, एसएससी जे का मेंस का एग्जाम दोगे, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखना क्या दिया गया है कि यहाँ पे आपके पास 4 नोड है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नोड आइडेंटिफाई कर देता हूँ। एक नोड ये है, एक नोड ये है, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे 4 नोड दिए हुए हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको IX IY और IZ निकालना है। IX कहाँ पे है, ये करंट आपका IX करंट है, ये आपका IY करंट है, और ये आपका IZ करंट है। इन तीनों करंट को आपको निकालना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैंने सबसे पहले यहाँ पे पी नोड को पकड़ा। कहाँ पी नोड देखना सभी लोग, मैंने सबसे पहले क्या किया, पे पी नोड को पकड़ लिया यहाँ पे, और पी नोड पे लगा दिया मैंने केसीएल। बहुत अच्छा आराम से लगाया, पी नोड पे मैंने केसीएल लगा दिया। देखो पी नोड पे कितनी ब्रांच कनेक्टेड है, 3 ब्रांच कनेक्टेड है। 1 से 4 एम्पियर आ रही है, इनकमिंग करंट तो मैं निगेटिव, तो -4। IY करंट भी आ रही है तो -IY, और 7 एम्पियर जा रही है तो +7। तो आई, अब इसको IY की जो वैल्यू आ रही है कितना आएगी यहाँ पे, 3 एम्पियर। कुछ भी नहीं किया, सिंपली मैंने केसीएल लगाया। अगर मैं क्यू नोट पे केसीएल लगाऊं, अगर मैं यहाँ पे क्यू नोट पे केसीएल लगाऊं तो क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर लीव कर रहा है तो +2, 4 एम्पियर लीव कर तो +4, और IZ करंट इनकमिंग करंट तो -IZ इक्वल टू 0। तो IZ को कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 6 एम्पियर। बस मुझे नोट पकड़ना और केसीएल लगाना है। अब मैं देखूं, अगर आर नोट पे केसीएल लगाऊं, अगर मैं कहा लगाता हूं आर नोट पे केसीएल, तो कैसे लगाऊंगा, देखो 10 एम्पियर करंट लीव करे तो +10, IX आ रही तो -IX, IY लीव करे तो +IY, और 7 एम्पियर इनकमिंग है तो -7 इक्वल टू 0। कितना आसान है, इनकमिंग को निगेटिव लेना है, आउट गोइंग को पॉजिटिव लेना है, लगा दो आपका आंसर आ जाएगा। तो IY इक्वल टू कितना आपको, 6 एम्पियर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और, इसको भी देख लो आप लोग। इसमें आपको I1 I2 I3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। I1 I2 I3 कहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आपका I1 है, ये आपका I2 है, और ये आपका I3 है। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये 12 एम्पियर करंट आ रही है, यहाँ से 12 एम्पियर आई, 12 एम्पियर आई, 12 एम्पियर आई, 12 एम्पियर आई। 12 एम्पियर में से 9 एम्पियर निकल गई, 9 एम्पियर इधर चली गई। ओहो, 12 एम्पियर आपके पास थी, 9 एम्पियर निकल गई, कितनी बची, 3 एम्पियर। तो I1 की वजह 3 एम्पियर। ये भी कर सकते हो, अगर आप किरचॉफ के लॉ पे ज्यादा भरोसा तो आप किरचॉफ का लॉ लगा लो। कैसे, इस नोट पे पी नोट पे केसीएल लगा दो, तो 12 एम्पियर इनकमिंग है तो -12, 9 एम्पियर लीविंग है तो +9, और I1 भी लीविंग है तो +I1 इक्वल टू 0। तो I1 कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 3 एम्पियर। मैं तो बोलता हूँ केसीएल की जरूरत नहीं है, जब कोई बड़ा क्वेश्चन रहा तब आप केसीएल लगाया करो, नॉर्मली तो आप ऐसे ही बता सकते हो, ठीक है। जैसे आपको और बताता हूँ मैं, देखो यहां से देखो 10 एम्पियर करंट आ रही है, यहां से 10 एम्पियर करंट आ रही है, और यहां गई कितनी है, 12 एम्पियर। देखो 10 एम्पियर आपके पास ऑलरेडी है, और मिल कितनी है आपको, 12 एम्पियर। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, यहाँ कितनी करंट आ रही है, 2 एम्पियर। यहाँ से तब 10 एम्पियर आ रही है, यहाँ से 2 एम्पियर आएगी, तभी तो 12 एम्पियर जाएगी ना यहाँ पे। तो I3 को कितनी हो जाएगी, 2 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको किरचॉफ लॉ पे ज्यादा भरोसा तो वो भी कर सकते हो। कितना, 10 एम्पियर इस नोट पे लगा दो केसीएल, आर नोट पे,
-10 क्योंकि इनकमिंग है तो -10 + 12 -i3 = 0। सिमिलरली आप क्यू नोट पे भी लगा सकते हो केसीएल। कैसे? देखो यहां से 9 एम्पियर आ रही थी, ठीक है, और यहां से 10 एम्पियर चली गई, तो आप ये बताओ इधर कितनी गई होगी, यहाँ पे कितनी गई होगी? अरे भाई यहां से 1 एम्पियर गई होगी ना, -1 एम्पियर गई होगी ना, मतलब यहां से जब -1 ऐसा 1 एम्पियर आ रहा होगा तब तो 10 होगा ना, ये इधर 1 एम्पियर होना चाहिए ऐसा। मतलब अब डायरेक्शन क्वेश्चन अपोजिट पूछा आपसे, I2 की डायरेक्शन अपोजिट है तो मतलब कितना गए, -1 होना चाहिए इसको, है ना। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। ये क्वेश्चन मैं अभी आपको क्या कहते हैं टेलीग्राम ग्रुप में और जो व्हाट्सएप का ग्रुप मैंने इंडिविजुअली बनाया हुआ है उसमें आपको भेजता हूँ। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे आंसर भेजना, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, जो भी आपके डाउट्स है वो आपके सबसे पूछते रहिए, ठीक है। आपको अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, जो कि मैंने एक स्पेशली रिवीजन सीरीज के लिए बनाया है, तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करिएगा या फिर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, मैं आपको वहां पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।